प्रोटॉन पाकिस्तान का क्लेम ये है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद ये जो क्रॉस ओवर एसयूवी की मार्केट है उसमें ये सबसे इंटेलिजेंट व्हीकल है। आए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पार्क व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, मेरा ख्याल है सरजमीन पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मैं आखिरी आदमी हूँ जो इसका रिव्यू कर रहा है। और इसकी रीज़न ये है, बड़े अरसे से मैं देख था कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि जी प्रोटॉन X70 से आपको शायद ब्रीफ केस नहीं मिला, लफाफा नहीं मिला। तो लफाफा बड़ी देर से मिल गया है भाई। ये हलाल और बिलाल जो है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन रीज़न ये थी कि मैंने रिव्यू इसलिए नहीं किया था कि गाड़ी पाकिस्तान में जो आई थी, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। 2019 में अलहाज ऑटोमोबाइल जो है उन्होंने प्रोटॉन मलेशिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें पाकिस्तान में उनके एक्सक्लूसिव जो है डीलर्स भी थे, एजेंट्स भी थे। 2020 के दिसंबर में पाकिस्तान में उन्होंने बुकिंग शुरू की थी और 2021 के अंदर CBU यूनिट, जिसको इंपोर्टेड गाड़ी कहते हैं, वो आनी थी। बट 2021 में भी नहीं, 2022 में लोगों को CBU यूनिट मिलना शुरू हुए थे। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि मलेशिया में लॉकडाउन लग गया था, ये गाड़ी मलेशिया से आनी थी और मलेशिया की जो अपनी मार्केट है वहाँ पे ये गाड़ी बड़ी कामयाब रही थी। लेकिन वहाँ पे अगर आप अभी भी जाके गूगल करेंगे या सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी लोगों ने जो है ना आहो बगा की थी और उनका मसले मसाइल ये आए थे कि जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों को गाड़ियों के पार्ट्स तक मिलना बंद हो गए थे। तो मेरे रिव्यू ना करने की रीज़न ये थी कि जब वो गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है और CKD गाड़ी आ ही नहीं रही तो मैं उसका रिव्यू क्यों करूं। मतलब मैं लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊं बट वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था। अब जब हम ये रिव्यू कर रहे हैं तो ये CKD यूनिट है जो आपके सामने खड़ा है, जो कि मेड इन पाकिस्तान है, तो इसलिए अब हम फाइनली इसका रिव्यू कर रहे हैं। आपने इसके एक्सटीरियर वगैरह देखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी एक क्विक वॉक अराउंड कर लेता हूँ। तो गाड़ी के अगर आप फ्रंट से देखें, जो गाड़ी का फ्रंट है उसमें सबसे खूबसूरत जगह जो मुझे लगती है वो उसके बम्पर का ये कंपार्टमेंट है, जहाँ पे एयर वेंट्स भी हैं, आपके फॉग लैंप्स हैं और फॉग लैंप बड़े जो है ना डुअल पर्पज़ हैं। ये आपके रात के टाइम पे कॉर्नरिंग लाइट का काम भी करते हैं। जब आपने इसको फॉग लैंप के तौर पे इस्तेमाल करना तो फॉग लैंप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इसकी जो मुझे सब बड़ी मज़े की चीज़ लगी है, इसका फॉग लैंप जो है बड़ा कंसील्ड स्टाइल का है। हेडलैम्प्स गाड़ी के जो वो ऑटो हेडलैम्प्स है, LED है और इसके अंदर आईबोर स्टाइल की जो है ना आपका DRL है। साइड पे चलते हैं। साइड पे जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे और जो मेरे ख्याल से मेरे इस गाड़ी में सबसे फेवरेट चीज़ है वो इसके 19 इंच अलॉयज़ हैं। और अगेन उसके अंदर भी ये जो हाइपर और ग्रे फिनिश जो है उसको मिक्स किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को मेरा ख्याल है अगर मैं कहूँ तो 4 चांद बाकी लगा देते हैं। और उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का टायर है। ये टायर इससे पहले मैंने ऑडी ई-ट्रॉन में देखा था और जब मैंने इस गाड़ी के अंदर देखा तो इट केम एज अ सरप्राइज़। तो इसके दो जो है न्यूज़ हैं। एक तो अच्छी न्यूज़ ये है कि इसके अंदर कॉन्टिनेंटल का टायर है। बुरी न्यूज़ ये है कि अगर आप पाकिस्तान के खड्डों में या सड़कों पे मार के इसको फाड़ेंगे तो इसकी जो प्राइस है वो आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ेगी। साइड पे साइड व्यू मिरर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड LED मिल जाएंगे, 360 कैमराज हैं वो मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल बने तो इसमें आपको ना 2 वेव्स नज़र आएंगी, एक अगले फेंडर से नीचे की तरफ आ रही है और एक पीछे से ऊपर की तरफ जा रही है। सिमिलरली इस गाड़ी का जो ओवरऑल डिज़ाइन है मुझे बहुत कंपोज और बड़ा खूबसूरत लगता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ C सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ मतलब क्रॉसओवर हैं जिसमें स्पोर्टेज, टूसॉन, MG, प्रोटॉन ये आती है, तो मेरी पर्सनल फेवरेट अगर मैं कहूँ लुक्स वाइज तो जब आप गाड़ी देखते हैं ना तो ये अपने आप को दूसरों से स्टैंड आउट करती है। बैक पे अगर आप आएंगे तो इस लाइटें जो इसकी ना बहुत ऊपर करके हैं। काफ़ी लोगों को मैं देख रहा था इंटरनेशनली या मैं लोकली भी देख रहा था, लोगों को बड़ा एतराज़ था। मुझे बहुत पसंद है, खास तौर पर मुझे इस गाड़ी का जो रेयर एंड है वो फ्रंट से ज़्यादा पसंद है। इसकी जो एक कंपोज लुक है, खास तौर पर इसका जो फॉग लैंप है, नीचे जो ग्रे इसको डिफ्यूज़र बम्पर दिया गया है, 2 जेन्युइन एग्जॉस्ट हैं, आर्टिफिशियल एग्जॉस्ट नहीं है। ये पूरी चीज़ें मिलकर और ये जो प्रोटॉन का लोगो है, मुझे ये लगता है टोटलिटी में जो इसकी पिछली शेप है ये इसको बहुत खूबसूरत बनाती है। बूट कैपेसिटी की तरफ चलते हैं। गाड़ी के अंदर मेरा ख्याल है फुट सेंसर है जो कि इसके डिग्गी को खोल देता है, लेकिन मैं क्योंकि पुराने ज़माने का आदमी हूँ तो मैं इसके साथ काफ़ी फुटबॉल खेलने की कोशिश की है। 10 में से मेरा ख्याल है 8 बार ही खुलता है, बाकी नहीं खुलता, तो मैं बटन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। बट इफेक्टिव है। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी के अंदर ख़राबी है, इंसान को अपनी गलती माननी चाहिए, तो ये मेरे अंदर एक फ़ॉल्ट है। अगर बूट स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस मौजूद है और एक आधा सुनील मांझी तो पूरा ही जाता है इसके अंदर। बाकी बूट सेपरेटर भी है। बूट सेपरेटर को आप रखने के बाद यानी सामान वगैरह रख के अगर उसको कंसील करना चाहते हैं तो आप बूट सेपरेटर से उसको सेव कर सकते हैं अपने सामान को। अगर आपने ज़्यादा सामान रखना है तो आप इस बूट सेपरेटर को ऑल टुगेदर बाहर भी निकाल सकते हैं। 60-40 स्प्लिट है, सीटों को नीचे करके आप उसमें सामान भी रख सकते हैं। अगर इंटीरियर कैपेसिटी की बात करें तो मेरा ख्याल है अगेन सबसे एंड पे मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों ने ये बात आपको पहले बताई है, तो इसमें कोई जुए शीर लाने के मुतरादिफ बात नहीं कि गाड़ी के अंदर जो स्पेस एंट्री एग्जिट है बहुत इजी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है और लेग स्पेस जो है वो भी कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें अगली सीट को मैंने फुल पीछे किया हुआ है, फिर भी मेरे पास काफ़ी लेग स्पेस मौजूद है। एंड अगेन जो आर्मरेस्ट है पीछे वाला उसको अगर आप ऊपर कर भी लें क्योंकि पीछे फ्लैट बेड है
तो जो इसकी सेंटर सीट है, मुझे याद पड़ता है आखिरी 3-4 गाड़ियों को जो मैंने रिव्यू किए थे उसमें सेंटर सीट पे बैठ के इंसान छत पे लग जाता है। तो इसकी जो सेंटर सीट है वो कदरे कंफर्टेबल है, तो 3 एडल्ट इसमें बैठ सकते हैं लॉन्गर जर्नी के अंदर भी। ठीक है, तो बीच में वाला जो है उसकी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी पोजीशन, लेकिन बाकी गाड़ियाँ जो मैंने रिसेंटली काफ़ी की उनमें तो मुझे याद है बिल्कुल ऐसा था कि छत से बाहर चले जाएंगे। अगेन नापा लेदर है गाड़ी में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये वाहिद गाड़ी है इस क्लास में जो नापा लेदर जो ऑफ़र करती है, और बड़ा सॉफ्ट एक फ़ील जो है ना गाड़ी की, कुशनिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे एलईडी लैंप्स भी हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो एक और ऑप्शन है जो कि मेरा ख्याल है और किसी गाड़ी में मुझे यहाँ नज़र नहीं, बॉस सीट है। बॉस सीट होती है कि आप पीछे बैठ के ये जो अगली सीट है पैसेंजर सीट उसको आगे कर सकते हैं अगर आपने ड्राइवर के साथ बैठना है, लेकिन पैसेंजर साइड के लिए आपकी जो है ना लेग स्पेस और बढ़ जाएगी, ड्राइवर साइड को ऑब्वियसली आप चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रंट सीट में जो एंट्री एग्जिट है, एक तो स्मार्ट एंट्री है गाड़ी में, उसके बाद आप जो पहली चीज़ है एंट्री एग्जिट बहुत ईजी है। फर्स्ट थिंग यू वुड नोटिस इज़ अ 6 वे इलेक्ट्रॉनिक जो है सीट है इसकी, और इसमें लंबा स्पोर्ट भी है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग जो है गाड़ी का वो भी टेलीस्कोपिंग है, ऊपर नीचे आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए मैं हमेशा नीचे करके चलाता हूँ, एक अच्छी न्यूज़ है। अगेन अगली सीट पे भी बैठते साथ ही आपको जैसा मैंने बताया था कि एक जो फ़ील आती है गाड़ी के अंदर वो एक बड़ी प्रीमियम फ़ील है। इसके अंदर ये जो ब्रश कार्बन टाइप जो मटेरियल है, ब्रश मेटल मटेरियल कह सकते हैं आप, प्लास्टिक को वैसे तो फिनिश किया हुआ है, वो सिल्वर और ग्रे का कम्बिनेशन है। जो डैशबोर्ड का अपर पैड है ये ज़रा सॉफ्ट मटेरियल दिया है और उसमें स्टिचिंग दी है। अगेन ये तमाम प्रीमियम गाड़ियों में एक स्टिचिंग जो आती है वो किया गया है, हालांकि प्लास्टिक है, इसको फर्दर इंप्रूव किया जा सकता था कंसीडरिंग के फैक्ट कि इसकी सीटें जो है इन्होंने नापा लेदर दी हुई हैं, तो इसके अंदर भी मज़ीद प्रीमियम ऐड किया जा सकता। राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपके ये और जो इसके शीशों के कंट्रोल आ जाते हैं, हेडलाइट का एडजस्टमेंट आ जाती है, मीटर की लाइट एडजस्टमेंट आ जाती है, और ये ऑटो बूट का बटन है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप इसके एम्बलम को छुपा लें जो कि एक शेर है वैसे प्रोटॉन का जो लोगो है, तो आपको बिल्कुल मुझे अपने बचपन की आती है, वॉल्वो आती होती थी। अगेन दिस प्रोडक्ट इज़ रिजल्ट ऑफ अ मैरिज बिटवीन जीली एंड वॉल्वो, और वो मैं आगे आपको रिव्यू में बताता रहूँगा। सो इस गाड़ी का जो ऑडियो यूनिट है मेरा ख्याल है वो भी तमाम जो कैटेगरी मार्केट में आती है उन सबसे प्रीमियम है। कैनवुड का साउंड सिस्टम है, 8.1 सिस्टम है, मतलब 8 स्पीकर हैं और एक सब वूफर है, और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आप सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो इसमें इतनी ज़्यादा बटन है और इतनी ज़्यादा इसके अंदर कन्फिग्रेशन है कि उसके ऊपर हम पूरा दिन भी बोल सकते हैं। और आपको मुझे लिटरली इस गाड़ी को समझने के लिए तकरीबन 3-4 दिन लगे थे कि इसके मीटर में कैसे नेविगेट करना है, इसके सेंटर कंट्रोल मॉड्यूल को कैसे चलाना है। खैर वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। तो अगर हम एसी की बात करें तो गाड़ी के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, पैसेंजर और जो है ना आपका ड्राइवर, वो दोनों अपनी मर्ज़ी के टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एक चीज़ जो इसमें वन अप है कंपटीशन से, इसमें एक ये एयन फ़िल्टर दिया गया है जो बेसिकली एयर को प्योरीफाई करता है। ये आपकी गियर लीवर आ गया जो कि बड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का है, इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर आ गया। नीचे यहाँ पे आपके पास 2 कप होल्डर हैं जिनको आप बड़े स्टाइल से ये बंद भी कर देता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आर्मरेस्ट जो है इसके ऊपर भी अगेन नापा लेदर है, और मैं हमेशा बताता हूँ जब आप बैठते हैं तो आपकी जो पोजीशनिंग है ना वो आपके दोनों साइड के जो आर्म्स हैं वो कितना अच्छा रेस्ट करते हैं, तो आपकी ड्राइविंग कंफर्ट में वो चीज़ ऐड करती है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आर्मरेस्ट के अंदर अगर आप खोलेंगे तो अगेन ये USB कनेक्टिविटी आपको यहाँ भी मिल जाएगी, 2 पीछे थी, यहाँ पे पावर सॉकेट भी है, एक USB यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक मेरा ख्याल है यहाँ भी होगी, तो USB की तो भरमार है यहाँ पे इस पूरी गाड़ी में। आप अपने फ़ोन जो अगर चार्ज करके नहीं भी निकले तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मेरा ख्याल है ये हमारे एशियन मैन्युफैक्चरर में बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इसका जो TPMS है वो बड़ा एडवांस है, ना सिर्फ वो आपको प्रेशर बता रहा है साथ वो बल्कि टेम्परेचर भी बता रहा है। तो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, बल्कि नेसेसरी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये जो स्पीडोमीटर है आपको दे रहा है। गाड़ी के इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर हम बात करें तो 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और इसके अंदर जो सिस्टम है इसको GQI बोलते हैं। ये इनका अपना डेवलप जो है सिस्टम है। आप अपने फ़ोन को मिरर कर सकते हैं, फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, मैप चला सकते हैं, फ़ोन की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। नीज़ ये कि जितने फंक्शन आपको चाहिए होते हैं वो तमाम परफॉर्म करता है, बट इनका एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इन्होंने इसको सेल्फ डेवलप किया है। इस स्क्रीन के अंदर ना सिर्फ आप ये इसका जो है ऑडियो कनेक्टिविटी उसको कर सकते हैं, बल्कि आपका जो AC का कंट्रोल है वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसकी सीट्स जो हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और वेंटिलेटेड सीट्स का फिजिकल बटन जो है वो मिसिंग है, मेरे ख्याल से वो होना ज़रूरी था। इसके लिए आप इतने पढ़े लिखे हों कि आप इसके अंदर जाएँ और फिर आप इसकी वेंटिलेटेड सीट्स का जो है ना सेटिंग, ये आप इसको 3 लेवल पे सेट कर सकते हैं। सो आपका एडवांस ड्राइविंग सिस्टम जिसको ADAS बोलते हैं, आप उसकी सेटिंग जो है वो सारी यहाँ से जाके, जिसमें और इमरजेंसी ब्रेकिंग को ऑफ कर सकते हैं, फ्रंट कोलिजन को ऑफ कर सकते हैं, लेन डिपार्चर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेंसिटिविटी आप उसकी सेट कर सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर को बंद कर सकते हैं, डोर ओपनर वार्निंग अगर आप गाड़ी को खोलते हैं तो ये गाड़ी जो है ना ये आपको याद दिलाती है कि डोर इज़ ओपन। सो ये आप इसको भी ऑफ़ कर सकते हैं।
इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है, अगेन 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि फिजिकल बटन की ज़रूरत थी। स्टीयरिंग मोड के लिए भी यहाँ पे बटन है। तो वो बहुत बड़ा कोई इंजीनियर होगा तो यहाँ पे आके स्टीयरिंग के 2 मोड हैं, नॉर्मल और स्पोर्ट। गाड़ी के मोड के अलावा वो स्पोर्ट में इसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा इसको हार्ड कर देगा, जिस तरह VFC स्टीयरिंग जिसको आप बोलते हैं उस टाइप की चीज़ हो जाएगी। नॉर्मल में नॉर्मल रहेगा, स्पोर्ट्स में इसको थोड़ा हार्ड कर देता है ये, और आपका जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है ताकि गाड़ी हाई स्पीड पे स्टेबल रहे। तो ये सारे कंट्रोल यहाँ पे हैं। इसके अलावा डोर लॉक सेटिंग्स हैं कि ऑटोमेटिक डोर, इसके जितने टेल गेट लेवल हैं, डे राइट लर्निंग लैंप्स हैं, DRLs की जो सेटिंग है वो सारी इसके अंदर है। बाकी इस गाड़ी के अंदर एक और चीज़ जो प्रोटॉन ने काफ़ी ज़्यादा क्लेम की हुई है और इसकी जो वजह शोहरत भी है कि आपके घर पे कोई सुने ना सुने, गाड़ी ज़रूर सुनेगी। इसके अंदर वॉइस एक्टिवेटेड कमांड है और आप हाई प्रोटॉन कह के आप जब इससे बात करेंगे तो आप कई भी फंक्शन ऐसे हैं जो इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राई करके देख लेते हैं मेरी सुनती कि नहीं सुनती। ओपन द ड्राइविंग विंडो। Sorry, please push the start key again or start the engine. अच्छा, मतलब इतने कमांड देने से बेहतर है मैं इसको खुद ही खोल लूँ। गाड़ी की वैसे चारों विंडोज़ जो हैं वो ऑटो हैं। ऑटो मतलब पावर विंडोज़ तो होते ही थे। ऑटो होल्ड का मतलब है कि आपको ऑटो नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप बटन दबाएंगे खुद ही ऊपर चले जाएगा, खुद ही नीचे आ जाएगा। चारों विंडोज़ जो हैं ऑटो होल्ड हैं। एक और चीज़ भी है, एक तो ये है ना कि ये मेरी अंग्रेज़ी समझती नहीं है। हालांकि जब हमने पहले इसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू किया था तो उन्होंने बताया था कि डिफरेंट डायलेक्ट्स अंग्रेजी की समझ लेती है, मेरी तो नहीं समझ रही। बाकी दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हाई प्रोटॉन, स्विच ऑफ द एयर कंडीशनर प्लीज़। Okay, turning off air conditioning. फाइनली सुन ली, वरना सर्दी में फ्रीज हो जाना था। सो इसके साथ आपको थोड़ा बहुत टाइम लगाना पड़ता है। मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी चीज़ है, बट जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसकी मेमोरी थोड़ी वीक है। हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। बाकी रिवर्स गियर करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर 360 कैमरा जो है वो भी इफेक्टिव है। कई जगह पे पार्किंग में ज़रा मसला ये होता है कि मैं आपको करके दिखाऊँ कि अगर अभी मैं क्लोज पार्किंग में जब जा रहा हूँ, ऐसे लगता है कोई स्पेसशिप से कोई आने लगा। अच्छा, अभी मैं इसको रिवर्स करके लगा रहा हूँ ना, तो अब हम बड़ी क्लोज स्पेस में हैं। ये गाड़ी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, पीछे जो ये गाड़ी दिखा रहा है ना, इसके अंदर ये पार्किंग सेंसर का काम है। बिकॉज यहाँ पे इसका जो व्यू है वो थोड़ा मुझे लगता है कि टेंट सही नहीं है। जो मेरी गाड़ी है वो बहुत छोटी है, दूसरी गाड़ी बड़ी है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि गाड़ी करीब आ गई भी है, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो रहा है। इसी तरह आप कभी दीवार वगैरह पे खड़े कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इसके जो पार्किंग सेंसर है वो वहाँ पे काम ज़रूर आते हैं। अब मैंने उसको बंद किया हुआ था, अब ये देखें ना, यहाँ से ये अब आपको दिखा रहा है एग्जैक्ट प्रॉक्सिमिटी, लगता है तकरीबन लग ही गई है, तो इसलिए लाल हो गया। सो ये एक है, बट इसके 360 कैमराज जो है मुझे लगता है कि अगेन जो बाकी आई थी गाड़ियाँ उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। सो इस गाड़ी का जो इंजन है ये 1500 सीसी टर्बो चार्ज है, TGDI इंजन है, और इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं। और इसका इंजन जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जिसको अवार्ड मिले हैं सारे, मैं देख रहा था, तो वाकई एक बड़ी जो कमेंडेबल बात ये है कि हमेशा से हमने सुना था कि जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं उनमें एक जो है ना नैगिंग साउंड होती है, एक वाइब्रेशन होती है। इस गाड़ी में अभी तक मुझे कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं मिली। मैंने इसमें कोई हाई ऑक्टेन नहीं डाला। जो हालात हैं आजकल जेब के और मुल्क के जो, और ख़ास तौर पर पेट्रोल की प्राइसेस के, तो हाई ऑक्टेन अफोर्ड नहीं होता था। और वैसे कंपनी भी जो है वो कहती है इसको आप 92 राउंड पे चलाएं। तो ये तकरीबन मैंने इस गाड़ी को 2000-2500 किलोमीटर से ऊपर ही चलाया है, तो अभी तक मुझे इंजन में कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं मिली, कोई नैगिंग साउंड नहीं आई। अगर इंजन ऑयल की बात करें तो मैं इस गाड़ी के लिए 5W30 यूज़ करता हूँ। कैल्टस की प्रोडक्ट है और मैं उसको ऑर्डर करता हूँ पार्कविज ऑटो स्टोर से। लॉन्ग टर्म में मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था कि अगेन इसकी जो अगर हम आउटपुट देखें तो बहुत ज़्यादा है। एक छोटे से इंजन से इतनी सी आउटपुट लेना ऐसे ही है कि जैसे मुझे आप स्टीरॉइड्स खिला के जो है ना किसी पहलवान के साथ कहें कि मैं उससे शायद जीत जाऊँ, तो शायद शॉर्ट टर्म में तो जीत जाऊँ, लॉन्ग टर्म में ना जीत सकूँ। तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वर्सेस टर्बो इंजन की भी जो डिबेट है ग्लोबली चलती है। बट 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस गाड़ी को मलेशिया में आए हुए। मलेशिया की टॉप सेलिंग कार है, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं वहाँ पे कहीं ढूंढ के निकालूँ, मुझे कोई एक आधा बंदा मिल जाए जिसने इसके इंजन के बारे में कोई बात की गई हो या कहीं लिखा गया हो कि कोई फॉल्ट आ रही है। बट टू माई सरप्राइज़ मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली। ये इंजन जो है ये गीली और वॉल्वो ने मिलकर डेवलप किया था। इसके अंदर 7 स्पीड DCT जो है ट्रांसमिशन है और इसमें ट्रिप्ट्रॉनिक भी है। कहीं आपको बाहर की आवाज़ नहीं। अब हम यहाँ से गुजर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग एक दूसरे के ऊपर चीख भी रहे हैं, चीज़ें भी गिर रही हैं, लेकिन आपको कैबिन की जो इंसुलेशन है वो बहुत बेहतर है, कोई आपको बाहर की साउंड नहीं आ रही। गाड़ी की जो ओवरऑल फील है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब बड़ी स्मूथ है। सस्पेंशन गाड़ी की अभी आपको मैं ये खड्डे पे गुजरा के दिखाता हूँ। सो ये जो इसकी फ़ील है वो बहुत अच्छी है। सड़कों पे, शहर की सड़कों के लिए तो जो इसकी आउटपुट है वो भी बड़ी अच्छी है। ऑफ रोडिंग पे कई जगह पे थोड़ी सी एक जो है ना सस्पेंशन की आवाज़ मुझे थोड़ी लगी कि थोड़ी सी नैगिंग है, बट अगेन इट्स नॉट एन ऑफ रोड व्हीकल। ये फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है ना, तो इसका ऑल व्हील वेरिएंट है।
4 व्हील तो खैर ऑल व्हील के बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोग समझते हैं। जनरली ये फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट जो है मुझे लगता है ज़्यादातर सिटी ड्राइविंग के लिए बनाया गया, और सिटी ड्राइविंग में जो इसकी आउटपुट है वो बहुत अच्छी है। सो अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में लेके जाते हैं तो इसका रिस्पॉन्स और तेज़ हो जाता है। इंजन के बाद दूसरी चीज़, अगेन ये जितनी भी 1.5 टर्बो गाड़ियाँ आई हैं उनसे सबसे ज़्यादा चीज़ लोगों को फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर लोगों का सवाल होता है। और मुझे याद है, मैंने अगर आपको याद हो, मैंने जब MG का रिव्यू किया था तो मैंने ये कहा था कि उस गाड़ी के तमाम जो क्लिक्स हैं ना वो पॉजिटिव थे, सिर्फ एक चीज़ जो फ्यूल एवरेज थी वो नेगेटिव थी। मुझे उससे 7.8 से ऊपर एवरेज नहीं मिली थी, 7.8 या 8 से। इसके बारे में मेरा जो सबसे बड़ा एप्रीहेंशन था जब मैं इस गाड़ी का रिव्यू करता वो फ्यूल एवरेज थी। और अगेन हमने एक यूज़र रिव्यू किया था, उसमें डॉक्टर साहब ने जो फ्यूल एवरेज बताई थी मैं उससे एग्री नहीं करता। अगेन मैं अपने बारे में अपनी ड्राइविंग हैबिट के लिहाज से बताता हूँ, और तमाम गाड़ियों का मैं अपने लिहाज से बताता हूँ, इसलिए मैं किसी दूसरे के वर्ड पे नहीं जाता, मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। तो इस गाड़ी की जो मुझे फ्यूल एवरेज मिली है शहर के अंदर मैक्सिमम, अगर मैंने इसको बहुत प्यार से चलाया है इको मोड में और ट्रैफिक को भी अवॉइड किया है, ऑड आवर्स पे गाड़ी चलाई, और जो उसकी मैक्सिमम मुझे फ्यूल एवरेज मिली है वो तकरीबन 11.11 इतनी आती है। बुरी की अगर अब मैं जाऊँ, अगर लाहौर शहर के अंदर मैं इसको, या किसी भी शहर के अंदर ब्रेकिंग भी आ रही है, सिग्नल्स भी आ रहे हैं, एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, और इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट है जिसका एंजॉय कर रहे हैं, तो वो इसकी जो फ्यूल एवरेज थी वो तकरीबन 8.8 से 9 थी। हाईवे के ऊपर अगर प्यार से चलाएं, 120 पे क्रूज़ लगाएं, तो इसकी फ्यूल एवरेज तकरीबन 12 साढ़े 12 थी। और अगर आप बदतमीज़ी से चलाएं कि आप इसको फिर एक दफ़ा रेव करें, फिर ब्रेक करें, फिर रेव करें और हाई स्पीड पे लेके जाएं, तो फ्यूल एवरेज जो है वो मेरा ख्याल है 10 से 10.2 10.5 के दरमियान वेरी करती थी। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अगेन मैंने सिर्फ आपको बताया कि इसके अंदर एक तो एडास के फंक्शन है, वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। उसके अलावा इसके अंदर EBD है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इलेक्ट्रॉनिकली डिसाइड करती है कि किस पहिए पे कौन सी ब्रेक ज़्यादा लगानी है। EBD आ गया, 4 व्हील डिस्क है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है गाड़ी के अंदर। तो काफ़ी होस्ट ऑफ ऐसे ऑप्शन हैं जो कि गाड़ी को बहुत सिक्योर बनाती हैं, और मेरे ख्याल से इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी की तो मुझे लगता है कोई कमी नहीं है। इसमें 6 एयर बैग हैं। अगर हम इसके एडास के फंक्शंस की बात करें तो एडास के अंदर 4-5 फंक्शन है जो मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन मुझे लगता है खासतौर पे सिटी ड्राइविंग के, वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। इस गाड़ी के आपको शीशे के अंदर यहाँ पे ऑरेंज सी एक लाइट आ जाती है जो कि भी ऑन हो गई। अब मैंने इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लेट से जी 49 या 50 पे लगा दिया। अब वो आपको स्क्रीन के अंदर शो भी कर रहा है कि सामने का अगर गाड़ी आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा। इसकी स्पीड में बढ़ाता हूँ, लेट्स से 70 पे लगाया है। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ये करता है कि अब ये गाड़ी जा रही है, आगे जब कोई गाड़ी आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली ये सेंस करेगी और ख़ुद ही ब्रेक लगाएगी, और जब वो ऑब्जेक्ट आगे से हट जाएगा तो ये खुद ही अपनी ब्रेक जो है ना स्पीड रीगेन करेगी। अब मैंने इसको ब्रेक नहीं लगाई, आगे उसने ऑब्जेक्ट को गेज किया है, स्पीड आहिस्ता की है, जो ही ऑब्जेक्ट हटेगा तो ये स्पीड को तेज़ कर लेगी। सो इसको बोलते हैं एडेप्टिव क्रूज़। अभी मेरे आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो गाड़ी आप देख रहे हैं 40 से 60 के दरमियान है, जबकि मैंने इसको 70 का क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है एडेप्टिव क्रूज़। जो ही वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा गाड़ी अपनी स्पीड देखें रीगेन करना शुरू कर देगी। इसी तरह डिस्ट्रॉनिक जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं कि इसके दरमियान 3 गाड़ियों का फासला रखना है, अगर आपने 2 का रखना है तो ये और उसको लेस सेंसिटिविटी पे चला जाएगा, 1 का रखना है तो ये और करीब जाके ब्रेक मारेगा। तो डिस्ट्रॉनिक में ये है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डैश के फंक्शन में आपके पास आ जाती है फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन, यानी अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आप उसको नहीं देख रहे तो गाड़ी इमरजेंसी ब्रेकिंग कर देगी। इसी तरह इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो स्मार्ट हेडलाइट्स हैं, रात के टाइम अगर आप किसी अंधेरी सड़क पर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली हाई बीम कर लेगी। सामने से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा या कि जब लाइट आना शुरू हो जाएगी तो उसको खुद ही सेंस करके ये बीम को लो कर लेती है। लेन असिस्ट जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, बट वो हमारे मुल्क में मुझे लगता है खासतौर पर सिर्फ आपको हाईवेज पे ही काम करेगा, बिकॉज जनरली हमारे रोड पे जो है ना वो लेन मार्किंग नहीं है। ये तमाम जितने भी एडास के जो फीचर्स हैं मुझे ये लगता है कि समहाउ ठीक है, अडेप्टिव क्रूज़ और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। बाकी जो फीचर्स हैं वो अगेन एडिड फ्रेल्स हैं, किसी के लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम हो सकती है। एक चीज़ जो इस गाड़ी की मुझे जिसने सबसे ज़्यादा तंग की है, इसका ये जो पिलर है ना, ये शीशा इतना बड़ा है, ख़ास तौर पे अगर आप किसी राउंड अबाउट पे जाते हैं तो आपको यूँ आगे होकर देखना पड़ता है। और ये मैंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा भी मैं राउंड अबाउट पे गया हूँ और किसी टर्न पे गया हूँ तो ये बहुत बड़ा, इसे कहते हैं ना ब्लाइंड एंड है। और इसके बारे में मेरे ख्याल से जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसको कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज इवन एडास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर कोई भी चीज़ आपको इस पर हेल्प नहीं करती, इसमें आपको हेल्प जो है ना यूँ ही करना पड़ता है अपने आप को। अब हम इस गाड़ी का 0 to 100 चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स कंपैरेटर से कंपेयर करके क्या आते हैं। 60 100 ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि एक स्मॉल पैकेट में बहुत सी ज़्यादा चीज़ें डाल दी गई हैं। मतलब स्मॉल पैकेट में इसलिए कहता हूँ कि एक C कैटेगरी की मेरा ख्याल है क्रॉसओवर में पाकिस्तान में
एक कंपैरेटर अगर मैं देखूँ तो MG ऐसा था जिसके अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शन थी, बट एज अ प्रोडक्ट मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है अब किसी की फ़र्क भी हो, मुझे ये प्रोडक्ट उससे सुपीरियर लगती है इन फॉर्म ऑफ इसके इंजन की और इसके जो गियर की अगर हम बात करें तो ग्लोबली इसके बारे में कोई अभी तक फॉल्ट सामने नहीं आई, जबकि MG के केस में काफ़ी लोगों को इश्यूज आए थे। प्राइस का कंपैरिजन अगेन, आज हम जिस दिन इसका रिव्यू कर रहे हैं उस दिन की प्राइस में अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कंपैरेटिव प्रोडक्ट से अगर C सेगमेंट की हम बात करें तो MG तो भी आ नहीं रही। अगर हम स्पोर्टेज 200 को बात करें तो ये उनसे लेस प्राइस पे अवेलेबल है, परफॉर्मेंस वाइज ये उससे बेहतर है। जो ओनली डिसाइडिंग फैक्टर जो लॉन्ग टर्म में लोगों के लिए होता है वो अभी तक अगर ग्लोबली भी देखा जाए तो प्रोटॉन के लिए एक मसला है, वो उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। अगर आप ग्लोबली भी जाएं तो आफ्टर दिस पेंडेमिक जो है इनके काफ़ी ज़्यादा इशूज़ जो हैं, मलेशिया में भी जहाँ पे ये गाड़ी किंग समझी जाती है और इसने सबको बीट किया है, वहाँ पे भी इसको जो सबसे बड़ा मसला फेस हो रहा है वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का है। पाकिस्तान में अगेन ये गाड़ी जब आई उसके बाद ग्लोबली लॉकडाउन आ गया, मलेशिया में लॉकडाउन आ गया और इस गाड़ी की जो डिलीवरी है वो डिले हुई और काफ़ी लोग इस बारे में नाराज़ भी रहे कंपनी से, लेकिन अगेन उसमें कंपनी की फॉल्ट ली थी। हमने आपको बड़ा क्लियरली ये बात बताई थी, तब भी बताई थी कि येस मलेशिया में लॉकडाउन था और ये किसी से छुपी भी बात नहीं थी। उसके मलेशिया लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने CKD किट्स के ऊपर जो इम्पोर्ट के ऊपर जो है सख्ती कर दी, वो इस साल मई से शुरू थी। वो दूसरी चीज़ इनको हिट पड़ी जिसकी वजह से मेरा ख्याल है इनकी लोकल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी। बट अब फाइनली व्हेन वी आर शूटिंग दिस रिव्यू तो मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी की सड़क के ऊपर प्रेजेंस आना शुरू हो गई है। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, देर आए दुरुस्त आए, सबसे आखिर में आए, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इस गाड़ी को कॉम्प्रिहेंसिवली चला के फिर आप लोगों के लिए अपनी ऑनेस्ट फीडबैक जो है वो दी है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।